नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आप लोगों को बहुत 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 ही कॉन्ग्रेचुलेसन। बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, यानी आपकी सफलता पर हमें बहुत गर्व है। पिछले 1 सालों से मैंने आप लोगों के लिए लगातार हर एक पहलू पे वीडियो बनाया, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस की लाइव क्लास हो, मतलब आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहा। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग लोग मतलब कहें कि हमारे ग्रुप से ही इसमें शामिल हैं। 900 के लगभग जो है लोग आप लोग शामिल थे यार। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे बीएसएससी सीजन 3 में। और हमारा साथ आप लोगों के साथ पूरा शुरू से पहले दिन से और आखिरी समय तक रहा। इसके लिए भी आप लोगों को बधाई कि आप लोगों ने विश्वास किया और मैंने विश्वास पे खरा उतरा। चलिए, आज हमारी जो टॉपिक है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाता था। वीडियो का टॉपिक कोई भी हो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में पूछा कि सर रिज़ल्ट कब आया, तो इसीलिए हम थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन पुनः आज बहुत ही जोश खरोश से फिर आपके सामने हैं। तो आज मेरा मुद्दा होगा जो आप लोग जानना चाह रहे हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी आप लोग अवगत होंगे कि सचिवालय सहायक का नाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया। तो पिछला जो वीडियो था कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है, तो आज सिर्फ उसी को याद दिलाने के लिए कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है। आप लोग अवगत होंगे कि अभी 11 लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी में क्या है कि प्रमोशन दिया गया है। तो समझ सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो पोस्ट होता है वो जब कोई फील्ड से आईएएस डीएम जो सचिवालय पहुंचते हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी में ही क्या है कि उनकी नियुक्ति की जाती है या पदस्थापन की जाती है। और जब कोई बीएएस वाले यानी बिहार प्रशासनिक सेवा वाले आईएएस में प्रोन्नत हो जाते हैं तो उनको भी जॉइंट सेक्रेटरी का ही पोस्ट दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है संयुक्त सचिव कितना बड़ा कितना महत्वपूर्ण पद होता है। अरे लेवल 13 की पोस्ट होती है। तो खैर, आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जो है काम भर के सब को लेकर बनाया गया था पिछले 1 साल पहले, तो उसे फिर से आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो मुद्दा होगा कि ज्वाइनिंग कब होगी, पहली सैलरी कितनी होगी और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। तो आप लोग सभी लोग कोई भी पोस्ट में आप सेलेक्ट हुए हैं, सभी को शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये वीडियो सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को लेकर डेडिकेटेड है, लेकिन इससे आप लोग भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप लोग को क्या सैलरी मिलेगी और क्या प्रोसेस होगी। सबका प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में अगर इसको आप बारी बारी से देखेंगे तो समझेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि बीएसएससी जो है आपकी डोजियर जो है जीएडी को भेजेगी, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी। आपकी जो डोजियर यानी आपकी जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट फाइलिंग जो है फाइल प्रॉपर कागजात के साथ सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी को भेजेगी। अब इसे भेजने में कितना समय लगता है उस पर निर्भर होता है। तो मेरे हिसाब से जितनी मतलब तैयारी जितनी सटीक है, ये आपको 5 दिन कम से कम लगेगा। यानी मानकर चलें कि दिसंबर में भेज दी जाएगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग और बीएसएससी दोनों क्या है इस रिजल्ट को लेकर बहुत ही तत्पर है, एक्टिव है। तो मानकर चलें कि नेक्स्ट वीक तक ये सामान्य प्रशासन विभाग को मतलब उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद हमारा मुद्दा होगा कि इसके बाद क्या होगा। अब है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जल्द ही, मतलब आप कहें कि डोजियर आने के 10 दिनों के अंदर, मानकर चलें कि डोजियर आने के 10 डेज के अंदर आपकी डीवी करवा लेगी, ठीक है। यानी मानकर चलिए कि अगर 5 जनवरी 2024 तक उपलब्ध करवा दी जाती है बीएसएससी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को डोजियर, तो मानकर चलें कि 15 जनवरी तक क्या है आपकी डीवी हो जाएगी। आपकी डीवी हो जाएगी 15
जनवरी 2024 तक। अब क्या है कि डीवी में क्या होगा, तो जो आप वहाँ जो आप बीएसएससी में गए थे डीवी कराने, सेम वही होगा। सिर्फ अंतर ये होगा कि उस समय आप की रिजल्ट क्लियर नहीं थी कि आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर आपकी पोस्ट क्लियर हो चुकी है और आप एक सफल बन चुके हैं। यही सेम प्रोसेस अन्य पोस्ट के लिए भी होगा। इसके बाद क्या होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्या है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी इस डीवी के बाद। तो ये मेरे हिसाब से क्या है 26 जनवरी के पहले क्या है आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है कि आपको मुख्यमंत्री के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर एक बड़े से हॉल में प्रदान की जाएगी और 15 दिनों का समय दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 24 जनवरी 25 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप 24 जनवरी मतलब 15 दिनों के बाद जो निर्धारित है उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद से शुरू होगी। तो जो भी बेरोजगार लोग हैं, पहली बार जॉब में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब क्या है 26 जनवरी के पहले ही ज्वाइनिंग मानी जाती है, क्योंकि वो देर क्यों करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी जॉब में है तो उनके लिए क्या होता है कि वहाँ से रिजाइनेशन एक्सेप्ट होने में 15 दिन 20 दिन 1 महीने का समय लगता है। तो वो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद भी आकर ज्वाइन करेंगे। उस समय से उनकी क्या है जॉब शुरू होगी। लेकिन जो पहली बार ज्वाइन करेंगे उनकी मतलब 26 जनवरी जब भी ज्वाइनिंग बटेगी उसके पहले ही आपको मिल जाएगी। अब प्रश्न उठता है, जो जॉब वाले हैं वो कन्फ्यूजन में होंगे। तो इस डीवी जो होगा यहाँ पर आपको क्या है कि एनओसी लाना होगा। अगर आप एनओसी नहीं लाते हैं फिर भी घबराने की बात नहीं है। जब आप ज्वाइनिंग के समय आएंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको टेक्निकल रिजाइनेशन या रिजाइनेशन लेटर के साथ आए और कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, यानी घबराने की बात नहीं। इसके अलावा आप कमेंट कीजिएगा। आप ग्रुप में होंगे तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं कि कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसी अनुसार आपको क्या है करूँगा। तो प्रोसेस आप समझ गए क्या, ज्वाइनिंग एक्सेप्ट होने तक। अब क्या है कि जब ज्वाइन आप यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो इसके बाद 15 दिनों का जो समय होगा वो 15 दिनों में क्या होगा कि आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा। यानी अभी आप सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर ही रहेंगे, लेकिन अगले 15 डेज जो ज्वाइनिंग के बाद होगी, ये जो 26 जनवरी के पहले डीवी के बाद, इसमें आपको क्या है कि 44 जो डिपार्टमेंट है, इस 44 डिपार्टमेंट में के अलावे क्या है कि 9 कमिश्नरी है और भी कुछ बोर्ड, ये सब जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यहाँ पर आपकी क्या होगी पोस्टिंग हो जाएगी। और आपको क्या है कि यही 15 दिनों के अंदर वहाँ जाकर आपको ज्वाइन करना होगा। लेकिन आपकी सैलरी जो है यहीं से शुरू रहेगा। अगर 15 दिनों के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी सैलरी यहीं से शुरू हो जाएगी और वो विभाग में जाकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ से देखिएगा ये अगले 3 महीने में विभाग के द्वारा आपकी ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग अगर पटना में होती है तो मतलब एक तरह से कहिए नन आवासीय होगी, लेकिन अगर गया ये सब में होती है तो वो आवासीय होगी ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर अगला 3 महीना में आप लोग की ट्रेनिंग भी हो सकता है 2 या 3 बैच में करा ली जाएगी। तो ये है आपका प्रोसेस। पूरी तरह से भली बात आप समझ गए होंगे कि कब होगी। अब है आपका कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो आप समझ गए ज्वाइनिंग कब होगी, इस पर अब चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है सैलरी को लेकर। आप सैलरी के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिएगा कि फर्स्ट सैलरी कितनी होगी, तो इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। आप लोग की बेसिक जो है लेवल 7 की 44,900, अदर पोस्ट वाले भी देख सकते हैं आपका बेसिक क्या होगा उसी अनुसार। अभी क्या है कि DA 46% है, लेकिन आप लोग की ज्वाइनिंग होते होते क्या आएगा कि जनवरी आ जाएगी और जनवरी से पूरी तरह से मेरा अनुमान है कि DA 50% होगा। लेकिन अभी 46% पर ही देखें तो आपकी DA 20,654 रुपये हो जाएगी। HRA पटना में 16% है तो वो 7184 रुपये होगी। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो यहाँ 3,000 प्लस 3,000 का DA मिलता है, तो क्या है कि ये 4380 रुपये आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। और मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 मिलेगी। अगर पूरे सैलरी को जोड़ेंगे
तो वो 78,118 रुपये आएंगे। लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बेसिक और डीए का क्या होता है 10% आपको एनपीएस में कटौती होती है। तो टोटल क्या है 6615 रुपये की कटौती होगी और 60 रुपये और जो है ग्रुप बीमा इंश्योरेंस होती है तो उसकी कटौती होगी। तो 71,503 रुपये आपकी पहली सैलरी होगी। अब सोच कर देखिए, कल आप बेरोजगार थे, अब सीधे 71,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। यानी क्या है कि कोई भी पोस्ट बिहार में लेंगे, अगर प्रारंभिक ज्वाइन करेंगे क्षेत्र में, तो उनके लेवल का ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है कि डीए जो है जब आप ज्वाइन पूरी तरह से कर लेंगे, यानी फरवरी मार्च, इसकी घोषणा अप्रैल में की जाएगी, लेकिन ये जनवरी से ही आपकी क्या होगी शुरू होगी। तो डीए जब क्या होगा 50% होगा तो इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। क्या? तो पहले तो आपका डीए जो है 22,450 हो जाएगा, यानी 2,000 यहाँ बढ़ जाएगा। 16% एचआरए जो है वो एचआरए 20% हो जाएंगे, तो एचआरए भी मतलब 8980 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 4500 रुपये हो जाएंगे, यानी आपकी सैलरी 81,830 रुपये जनवरी से होंगे। लेकिन इसकी मिलेगा कब? तो ये डीए घोषणा अप्रैल में होगी, उस समय से मिलेगी। इसमें भी कटौती हो जाएगी तो 6795, यानी आपकी पहली सैलरी जो है अप्रैल में मिलेगी 75,000 रुपये के करीब। तो ये है आपकी पहली सैलरी 75, यानी 1,25,00,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं पहली सैलरी अप्रैल में। जनवरी से ही होगी, ये जनवरी से नहीं मिलेगी। मान लिया जाए जनवरी से ये सैलरी मिलेगी तो इसका क्या होगा, एरियर आपको दे दिया जाएगा 3-4 महीने की। ठीक है, सैलरी मिलने में क्या होगा 3-4 महीने की प्रॉब्लम होती है शुरुआत, जैसे आपका प्रान नंबर बनने में समय लगेगा और भी कोई प्रोसेस है। तो मिला जुला कर क्या है कि अगला 3 महीना आपको क्या है अपने खर्च से ही जीवन यापन करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी एक मोटी रकम यानी लगभग 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे एक बार में अप्रैल मई में जाकर, और आप पूरा मतलब कहिए कि एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा किस चीज़ पे कौन सा वीडियो चाहते हैं। अदर पोस्ट वाले भी इसी तरह से अपनी सैलरी को बेसिक पे को ज्ञात कर, ठीक है, अपना जोड़ सकते हैं। इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा अदर पोस्ट वाले भी क्या है कि वो जान सकते हैं, वो अपना डिपार्टमेंट जैसे उद्योग विस्तार पदाधिकारी, मलेरिया वाले होंगे, मतलब सहायक मतलब ये जो योजना विभाग वाले हैं वो देख लीजिएगा, वो सब भी यही टाइप का होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कम से कम आज की अच्छी खबर ये है कि आप लोग रिजल्ट कब आएगा ये नहीं कमेंट में पूछिएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई फिर से आप लोगों का सचिवालय परिवार में वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू।